हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ऑपरेशन ऑफ कैलिस्ट्रॉन। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब जो कि एक कन्वेंशनल टाइप होती थी, उसमें कुछ डीमेरिट्स थे कन्वेंशनल टाइप में। उसके टाइप्स हैं ट्रायोड्स, टेट्रोड्स, पेंटोज और ट्रांजिट टाइम डिवाइस जो टू कैविटी कैलिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी कैलिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। तो कन्वेंशनल में कुछ डीमेरिट्स या लिमिटेशन होने के कारण से हम ट्रांजिट टाइम डिवाइस को हमने यूज़ किया हाई फ्रिक्वेंसी में। तो जो कन्वेंशनल टाइप ट्यूब्स हैं उसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो 300 मेगाहर्ट्ज से नीचे में काम करती है। अगर हम उसमें हाई फ्रिक्वेंसी देते हैं तो वो लिमिटेशंस आने लगती हैं, जैसे ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट है, इंटर इलेक्ट्रोड या कैपेसिटेंस का जनरेशन होना, आरएफ लॉसेस क्रिएट होना। तो ये सब लॉसेस हैं। हमको यहाँ पे केवल ऑपरेशन देखना है, ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना है कि कन्वेंशनल और ट्रांजिट टाइम डिवाइस में, जो कि आपके सिलेबस में केवल ऑपरेशन दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस है। तो जो ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस हैं उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होती है, जिससे कि ये लिमिटेशंस उसमें नहीं आते हैं। ऑपरेशन ऑफ कैलिस्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पहला सेक्शन है इलेक्ट्रॉन गन का, जिसमें एक कैथोड है, उसके अंदर एक हमने हीटर लगा रखा है और उसको पावर सप्लाई दे रखी है हाई डीसी वोल्टेज, जो यहाँ पे V0 है। जब ये V0 सप्लाई ऑन की जाती है, मीन्स कैलिस्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, हीटर हमारा हीट होता है और जिससे कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देता है। ये आपका हाई डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है कि ये डेड डैश जो आपके हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से एमिट हो रहे हैं। एमिट होने के बाद क्या होता है, इसमें दो कैविटी होती हैं। एक कैविटी होती है बंच कैविटी, जिसको बंचर कैविटी बोलते हैं। सेकंड होती है कैचर कैविटी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब ये बंचर कैविटी के ग्रिड वोल्टेज के पास आते हैं, ये आपका ग्रिड गैप है, यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज भी क्रिएट होता है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ग्रिड गैप। ठीक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके गैप में आ गए बंचर कैविटी में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरएफ इनपुट दे रखा है, साइनोसोडल इनपुट है ये, इस तरीके से। तो क्या है कि इसके अंदर ये वेवफॉर्म हमने इनपुट करा रखी है। तो जब ये 0 वोल्टेज पे होगा, पॉजिटिव वोल्टेज पे होगा, नेगेटिव वोल्टेज पे होगा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और कांस्टेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ बीच में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो गैप में है, और इस समय मान सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है ये आपका पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे 0 वोल्टेज हो गया, यहाँ पे 0 वोल्टेज हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद ये वेवफॉर्म नीचे आके नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव होगी, अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे गैप में, उनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 इसमें कंडीशन आई, एक समय 0 वोल्टेज, एक समय पॉजिटिव वोल्टेज, एक समय नेगेटिव वोल्टेज। तो ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन थे जब गैप में थे तो वो सब डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस सेम ट्रेवल करेंगे, लेकिन वेलोसिटी के कम ज़्यादा होने के कारण से उनको टाइम डिफरेंट लगेगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बहुत हाई स्पीड में है तो वो जल्दी पहुंचेगा, कम समय लेगा। कोई बहुत कम स्पीड में है तो वो ज़्यादा समय लेगा उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले थे, फिर बंचर कैविटी से ट्रेवल होके जब
बंचर कैविटी को छोड़ा उनने, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ड्रिफ्ट स्पेस है। ड्रिफ्ट मतलब कि वो वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में? बंच फॉर्म में। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जिनकी स्लो थी, किसी की फास्ट थी, किसी की डिक्रीज हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो सब मिल जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं बंच। ठीक, और तो ये कैविटी का काम क्या था? बंचिंग करना इलेक्ट्रॉन की, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो ध्यान रखिएगा, आपका बंचर कैविटी में क्या हो रहा है? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन आपका बंचर कैविटी में होता है। अब ये बंच ड्रिफ्ट स्पेस से ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं? सेकंड कैविटी है, उसको हम बोलते हैं कैचर कैविटी। ठीक, कैचर कैविटी है। उस कैचर कैविटी में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी है। तो सेकंड स्टेज में या सेकंड कैविटी में क्या होगा, ये रिलीज कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को, रिलीज कर देंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को, और ये काइनेटिक एनर्जी आरएफ आउटपुट से रिसीव कर ली जाएगी, कलेक्ट कर ली जाएगी आरएफ आउटपुट पे। अब क्या होगा, जब इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेकंड कैचर कैविटी से कैच कर ली जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। जब वेलोसिटी कम हो जाती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी देने लायक नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर लगा होता है लास्ट में, और वो कलेक्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट, ये इतना प्रोसेस था, ऑपरेशन था कैलिस्ट्रॉन का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन में जब हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने से उसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। एमिट होने के बाद वो पहले बंचर कैविटी में जाते हैं। जो बंचर कैविटी में आरएफ इनपुट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग उन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है और कांस्टेंट होती है। कुछ समय बाद कुछ समय बाद क्या होता है, वो सारे एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं अलग अलग टाइम में, लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलके सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जिनकी वेलोसिटी अलग अलग हुआ करती हैं। तो वो तीनों क्या करते हैं, बंच फॉर्म कर लेते हैं। और बंच फॉर्म करने से क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया था। अब इस सेकंड स्टेज में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा उस कैविटी में। तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, पहले 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो बंच क्या है, ड्रिफ्ट स्पेस से आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ड्रिफ्ट करता जा रहा है कैचर कैविटी के पास। अब आपने पहले बंचर कैविटी में एक चीज़ देखी कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हुआ, लेकिन एक पॉइंट अभी मैंने आपको नहीं बताया था, उसको आप जानेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट भी यहाँ पे है। तो सेकंड कैविटी में जब वो पहुँचते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, बढ़ चुके हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, करंट आपकी बढ़ेगी। जब करंट बढ़ेगी तो आपका एनर्जी भी वहाँ पे बढ़ेगी। तो जब ये करंट बढ़ी, जब ये डेंसिटी बढ़ी इलेक्ट्रॉन की, तो इसको हम बोलते हैं करंट मॉड्यूलेशन। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, इसको हम कहते हैं करंट मॉड्यूलेशन। करंट का मॉड्यूलेशन हुआ। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए आपके, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम करंट मॉड्यूलेशन। और ये एक एसी कंपोनेंट अपने अंदर रखते हैं, एसी कंपोनेंट, और उसी से क्या है, इसी मॉड्यूलेशन के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है उस सिग्नल का। क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है सिग्नल का। तो कैलिस्ट्रॉन एज अ एम्पलीफायर। और लास्ट में जब वो एनर्जी सारी रिलीज कर देते हैं, तो वो कलेक्टर के थ्रू कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैलिस्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कैलिस्ट्रॉन की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी बीम वोल्टेज। जो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी ट्रेवल कर रही थी इलेक्ट्रॉन गन से, तो उसका जो वोल्टेज होता है वो 1 से लेकर 20 किलो वोल्ट होता है, काफ़ी हाई है। 20 किलो वोल्ट मतलब 20,000 वोल्ट।
सेकंड इज बीम करंट 25 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक वो करंट को जनरेट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का बंचिंग होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। तीसरा जो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग वो 0.5 से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज़ तक वर्क करता है। पावर गेन 15 से 70 dB। नॉइस फिगर मीन्स सिग्नल टू नॉइस रेशियो, नॉइस फिगर को बोला जाता है सिग्नल टू नॉइस, तो उनके रेशियो को हम नॉइस फिगर बोलते हैं। वो कितना है 15 से 20 dB। एफिशिएंसी इसकी होती है 30 से 40%। मीन्स जो भी हमने इनपुट दिया है और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो केवल 40% ही हमारा इनपुट आउटपुट को रिसीव होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी तो एक तरीके से कम है। स्पेसिंग जो दो कैविटीज़ के बीच में वो 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो आप देखे होंगे कभी आप कैलिस्ट्रॉन अगर ऑनलाइन भी देखिएगा तो काफ़ी छोटा सा होता है, 2 सेंटीमीटर तो स्पेसिंग हो जाती है। तो टोटल उसकी लेंथ हो सकती है 4 हो, 5 हो या 7-8 हो। जो पावर प्रोड्यूस करता है कॉन्टीन्यूस वेव के लिए, जो पावर प्रोड्यूस करेगा वो 10 से लेकर 500 किलो वाट तक करेगा, ठीक। और अगर वो पल्स मोड है, पल्स टाइप है, तो 30 मेगावाट। कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 10 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमें ऑसिलेटर बनाने हैं, हाई पावर ऑसिलेटर बनाने हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो 5 से 50 गीगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर। आप समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हाई है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, कॉलपिट, क्लैप, हार्डले, ये 3 ऑसिलेटर आपने पढ़े हैं, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हैं। अगर उन ट्रांजिस्टर में अगर हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो वो ऑसिलेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम उससे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी अगर हम ऑसिलेशन चाहते हैं ट्रांजिस्टर से, तो हमको इतना हाई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, केवल 20 किलो हर्ट्ज़ तक या लो फ्रीक्वेंसी ही हमको ऑसिलेशन प्रोड्यूस होते हैं ट्रांजिस्टर से। तो इसलिए हमने क्या कैलिस्ट्रॉन को यूज़ किया, जहां हमें 50 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जैसे कि आजकल की जो कंप्यूटर है, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपने देखा होगा कि इसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ है। आप लोग के कंप्यूटर में रैम लगाते हैं, वहाँ जो क्लॉक होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में वर्क करती है। तो ये एप्लीकेशंस हैं इनकी, ठीक है। अगर हम कैलिस्ट्रॉन को ऐसा पावर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो टीवी ट्रांसमीटर्स हैं, रडार सिस्टम में यूज़ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, और ट्रोपोस्फेरिक स्कैनर्स, जैसे कि जो हमारे ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इस कैलिस्ट्रॉन को। तो बेसिकली कैलिस्ट्रॉन आपका क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए एम्प्लीफिकेशन करता है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या, ऑसिलेशन। तो 2 एप्लीकेशन आपको मालूम है। तो जहाँ पे आपको हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन चाहिए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, कैलिस्ट्रॉन यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपको गीगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेशन चाहिए। और ट्रांजिस्टर किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमें लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन चाहिए, तो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। कॉलपिट है आपका, टैंक सर्किट है, इस तरीके से। तो ये आपका ऑपरेशन था, कैरेक्टरिस्टिक्स था एंड एप्लीकेशन है। और नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन और कुछ माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स। थैंक यू स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।